नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखित उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस का हिंदी रूपांतरण, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि एलिजाबेथ मिस्टर कॉलिंस के यहाँ से अपने मामा के लिए रवाना हो जाती है, जहां वो जेन के साथ कुछ दिन रुककर उसके साथ अपने घर के लिए रवाना हो जाएगी। अब आगे भाग 15। मई का दूसरा हफ्ता था जब तीनों लड़कियां एलिजाबेथ, मारिया और जेन ग्रेस चर्च स्ट्रीट से साथ में निकल पड़ी हर्टफोर्डशायर के अपने शहर की ओर। जैसे जैसे उस तयशुदा सराय यानी ईन्स के पास पहुंची जहां मिस्टर बेनेट की बग्घी उन्हें लेने आने वाली थी, उन्होंने देखा कि ऊपर की डाइनिंग रूम की खिड़की से किट्टी और लीडिया झांक रही थी। यह इस बात का सबूत था कि कोचवान समय पर पहुंचा है। किट्टी और लीडिया पिछले 1 घंटे से वहां थी, मस्त अंदाज में अपना वक्त बिताते हुए। कभी सामने की टोकरी और हैट बेचने वाली दुकान में झांक रही थी, तो कभी गार्ड की ड्यूटी देख रही थी, और बीच में खीरा सैलेड सजाने में लगी थी। जैसे ही बहनों से मुलाकात हुई, उन्होंने बड़े गर्व से एक टेबल दिखाया जो सराय में मिलने वाले ठंडे खाने से सजी हुई थी। वो खुश होकर चिल्लाई, देखो तो जरा कितना अच्छा सरप्राइज है ना। लीडिया ने जोड़ा, और हम सबको ट्रीट देने वाली हैं। फिर थोड़ी देर बाद मासूमियत से बोली, लेकिन पैसे देने होंगे, हमने अपने तो अभी अभी उस सामने वाली दुकान में उड़ा दिए। इसके बाद अपनी शॉपिंग दिखाने लगी। ये देखो, ये बॉनेट खरीदा है, मुझे नहीं लगता कि बहुत सुंदर है, पर मैंने सोचा खरीद ही लूं। घर पहुंचते ही इसे खोल के दोबारा बनाऊंगी, शायद थोड़ा बेहतर लगे। जब बहनों ने उस बॉनेट को बुरा बताया तो लीडिया ने बिंदास लहजे में कहा, अरे दुकान में इससे भी बदतर 2-3 और थे। जब तक मैं कोई अच्छा सा रंग लेकर उसे सजाऊंगी तब तक ये भी ठीक ठाक लगने लगेगा। वैसे भी इस गर्मी में कोई क्या पहनेगा, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। और फिर मैरिटन से तो वैसे भी वो शहर वाले सोल्जर्स जा रहे हैं, 2 हफ्ते में निकल रहे हैं वो लोग। सच में जा रहे हैं? एलिजाबेथ ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लीडिया ने आंखें चमकाते हुए कहा, ब्राइटन के पास कैंप लगाने जा रहे हैं, और मैं तो पापा से कहने वाली हूं कि इस गर्मी में हम सबको वहां ले चले। कितना मजेदार होगा ना, और फिर खर्चा भी ज्यादा नहीं होगा। मम्मी को भी बहुत पसंद आएगा। सोचो ना, वरना ये गर्मी कितनी बोरिंग होगी, यहां तो एकदम बोर हो जाएंगे। एलिजाबेथ ने मन ही मन सोचा, हाँ बहुत ही शानदार स्कीम होगी, और एक झटके में हमारा काम तमाम कर देगी। ये भगवान, ब्राइटन और वहां की पूरी आर्मी हमारे लिए, जबकि मैरिटन के एक छोटे से मिलिशिया रेजिमेंट और महीने में एक बार होने वाली बॉल चाहिए हम पहले ही हिल चुके हैं। भाई हम तो नहीं जाएंगे। अच्छा, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक खबर है, लीडिया ने कहा जब वो टेबल पर बैठ गए। सोचो क्या है? बढ़िया खबर है, एकदम जबरदस्त खबर, और उस किसी के बारे में है जिसे हम सब पसंद करते हैं। जेन और एलिजाबेथ ने एक दूसरे की तरफ देखा और वेटर को बोल दिया गया कि वो जा सकता है। लीडिया हंस पड़ी और बोली, हाँ ये तो तुम्हारी वही औपचारिकता और समझदारी है। तुम सोचती हो कि वेटर को नहीं सुनना चाहिए, जैसे उसे कोई फर्क पड़ता हो। मुझे यकीन है कि वो मुझसे भी बदतर बातें अक्सर सुनता होगा, लेकिन वो दिखने में बड़ा बदसूरत है। अच्छा वो चला गया, मैंने जिंदगी में कभी इतनी लंबी ठोड़ी नहीं देखी। अच्छा अब मेरी खबर सुनो, ये प्यारे विक्रम के बारे में है। वेटर के लिए बहुत बढ़िया होगी, है ना? अच्छा सुनो, पता चल गया है, विक्रम कभी मैरी किंग से शादी नहीं करेगा। देखो ना, वो तो अपने चाचा के पास लिवरपूल चली गई है, वहीं रहने। मतलब विक्रम सेफ है। हाँ, और मैरी किंग भी सेफ है, एलिजाबेथ ने जोड़ा। खर्चे के मामले में इतनी बेवकूफ़ी से बच गई। अगर उसे सच में पसंद था तो जाना बड़ी मूर्खता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि दोनों तरफ ज्यादा लगाव नहीं था, जेन ने कहा। लीडिया ने कहा, मुझे तो यकीन है कि उसकी तरफ से नहीं था, मैं ये गारंटी देती हूँ। उसे कभी उसकी परवाह नहीं थी। अब भला कौन करेगा उस बदसूरत छोटे तिल वाली चीज को। एलिजाबेथ को यह चौंकाने वाली बात लगी कि भले ही खुद वो ऐसी जुबान इस्तेमाल न कर पाती, पर इस भावना की कठोरता उसके अपने दिल में भी कभी कहीं छुपी थी, और उसने उसे थोड़ा बहुत सही भी माना था। जब सबने खाना खा लिया और बड़े लोगों ने पैसे भी चुका दिए तो गाड़ी मंगवाई गई।
थोड़ी हैकड़ी मेकड़ी के बाद पूरी टोली अपने सारे डिब्बों, बैग्स और पैकेट्स के साथ ही किट्टी और लीडिया की नापसंद खरीदारी के साथ अपनी गाड़ी में बैठ गई। कितने अच्छे से हम सब यहाँ ठुस बैठे हैं ना, लीडिया चिल्लाई। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने वो बोनट खरीदा। कम से कम अब मेरे पास एक बॉक्स तो है। चलो अब आराम से बैठते हैं, रास्ते भर हंसी मजाक करेंगे। अच्छा, सबसे पहले बताओ तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ जब तुम गई? कोई बढ़िया लड़का दिखा क्या? कोई फ्लर्टिंग हुई क्या? मैं तो उम्मीद कर रही थी कि तुम में से कोई वापस आने से पहले पति पाले। जेन तो ऐसे बहुत बुढ़िया हो जाएगी, सच कह रही हो। लगभग 23 की हो गई है। भगवान, अगर मैं 23 से पहले शादी नहीं करती तो कितना शर्मिंदा होती। मेरी आंटी फिलिप्स तुम्हें पति पाने के लिए इतनी डांटती हैं, तुम्हें पता भी नहीं। वो कहती हैं लिज्जी को मिस्टर कॉलिंस लेना चाहिए था, पर मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई मजा आता। भगवान, मैं तो तुम सबसे पहले शादी करना चाहती हूँ, फिर मैं तुम्हें सारे बॉल्स पर घुमाऊंगी। वाह, अच्छा तुम्हें पता है हाल ही में कॉलोनल फॉस्टर के यहाँ बहुत मजा आया। किट्टी और मैं वहाँ पूरा दिन बिताने वाली थी और मिसिस फॉस्टर ने शाम को एक छोटी सी डांस पार्टी का वादा किया था। वैसे मिसिस फॉस्टर और मैं बहुत अच्छी दोस्त हैं। फिर उन्होंने 2 हैरिंगटन लड़कियों को बुलाया, पर हैरियट बीमार थी इसलिए पेन अकेली आई। फिर सोचो हमने क्या किया, हमने जानबूझकर शैम्बरलेन को औरत के कपड़े पहना दिए, सिर्फ मजाक के लिए। सोचो कितना मजा आया होगा। कोई नहीं जानता था सिवाय कॉलोनल और मिसिस फॉस्टर के, किट्टी और मेरी आंटी के, क्योंकि हमें उनका एक गाउन उधार लेना पड़ा था। और तुम सोच भी नहीं सकते कि वो कितना अच्छा दिख रहा था। और तो और जब डैनी, विकम, प्रेट और 2-3 और लड़के आए ना, तो उन्होंने उसे बिल्कुल नहीं पहचाना। भगवान, मैं कितना हंसी क्या बताऊं। और मिसिस फॉस्टर भी, मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी हंसते हंसते। हालांकि इससे लड़कों को शक हो गया और फिर जल्दी पता चल गया कि बात क्या है। ऐसे मजेदार किस्से और हंसी मजाक के साथ लीडिया किट्टी की तरफ से दिए गए संकेतों और बातों के साथ पूरे रास्ते लॉन्गबार्न तक अपनी सहेलियों का मनोरंजन करती रही। एलिजाबेथ जितना हो सकता था उतना कम ध्यान देती रही, लेकिन विक्रम का नाम बार बार आना, उसके लिए उससे बचना थोड़ा मुश्किल था। घर पर उनका स्वागत बड़ा प्यार भरा था। मिसेस बेनेट खुश थीं कि जेन की खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई, और डिनर के दौरान मिस्टर बेनेट ने कई बार अपनी मर्जी से एलिजाबेथ से कहा, बहुत अच्छी बात है लिज्जी कि तुम वापस आ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी पार्टी डाइनिंग रूम में बड़ी थी, क्योंकि लगभग सारे लुकास परिवार के लोग मारिया से मिलने और खबर सुनने आए थे, और कई तरह की बातें चल रही थी। लेडी लुकास टेबल की दूसरी तरफ से अपनी बड़ी बेटी के स्वास्थ्य और मुर्गियों के बारे में मारिया से पूछ रही थी। मिसेस बेनेट 2 कामों में व्यस्त थी। एक तरफ जेन से फैशन के बारे में जानकारी ले रही थी, जो उनके थोड़े नीचे बैठी थी, और दूसरी तरफ ये बातें छोटी मिस लुकासेस को सुना रही थी। और वहीं लीडिया अपनी आवाज को दूसरों से ज्यादा ऊंचा करके सुबह की मस्ती के किस्से सबको सुना रही थी। ओ मैरी, उसने कहा, काश तुम हमारे साथ होती, कितना मजा आया जब हम जा रहे थे। किट्टी और मैंने सारी खिड़कियां ऊपर उठा दी थी और दिखावा किया कि कोच में कोई नहीं है, और मैं तो पूरा रास्ता ऐसे ही जाती अगर किट्टी बीमार नहीं हो जाती। जब हम जॉर्ज पहुंचे तो मुझे लगता है हमने बहुत अच्छा व्यवहार किया। हम तीनों ने दुनिया का सबसे बढ़िया ठंडा खाना खाया, और अगर तुम आती तो तुम्हें भी खिलाते। और फिर जब हम वापस आ रहे थे तो क्या मस्ती की थी हम लोगों ने, क्यों बहनों? पहले तो मुझे लगा कि हम लोग कोच में नहीं घुस पाएंगे, मैं तो हंस हंस के मरने वाली थी। और फिर पूरा रास्ता हम इतनी जोर से बात कर रहे थे और हंस रहे थे कि कोई हमें 10 मील तक से सुन सकता था। मैरी ने बहुत गंभीरता से जवाब दिया, मेरी प्यारी बहन, मैं ऐसी मस्ती को कमतर नहीं समझती। ये जाहिर तौर पर ज़्यादा लड़कियों को पसंद आएगा, लेकिन मुझे माफ़ करना, मेरे लिए तो किताब पढ़ना कहीं ज़्यादा आकर्षक होगा। लेकिन लीडिया ने इस जवाब का एक भी शब्द नहीं सुना। वो कभी किसी के आधी मिनट से ज़्यादा बात सुनती ही नहीं थी, और मैरी की बात तो बिल्कुल भी नहीं। दोपहर में लीडिया ने बाकी लड़कियों से जोर देकर कहा कि वो मैरिटन चले और देखें कि सब कैसे हैं, लेकिन एलिजाबेथ ने साफ इनकार कर दिया। यह नहीं कहा जाना चाहिए कि मिस बेनेट लड़कियां आधे दिन घर में नहीं रह सकती बिना अफसरों के पीछे दौड़े। एक और वजह भी थी उसके विरोध की। वो फिर से विक्रम से मिलने से डर रही थी और जितना हो सके उससे बचने की ठान चुकी थी।
उस समय उसके लिए बहुत बड़ी राहत थी उस रेजिमेंट का 2 हफ्तों में हट जाना, और जैसे ही वे चले जाएंगे उसे उम्मीद थी कि विक्रम की वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। वो ज्यादा देर घर पर नहीं रही थी कि पता चला कि लीडिया ने इंस में जो ब्रिक्टन योजना का जिक्र किया था उसके बारे में उसके मम्मी पापा अक्सर बात कर रहे थे। एलिजाबेथ ने तुरंत समझ लिया कि उसके पापा बिल्कुल भी मानने वाले नहीं हैं, पर उनकी बातें इतनी स्पष्ट और उलझी हुई थीं कि उसकी मम्मी भले ही कई बार निराश होती, फिर भी कभी हार नहीं मानती थी और अंत में सफल होने की उम्मीद रखती थी। एलिजाबेथ अब जेन को वो सब बातें बताने के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने तय कर लिया कि वो अपनी बहन से जुड़ी सारी बातें छुपा लेगी और उसे थोड़ा हैरान करने के लिए तैयार रखेगी। अगले दिन सुबह उसने मिस्टर डार्सी और अपने बीच जो कुछ हुआ वो सब जेन को सुना दिया। जेन की हैरानी जल्दी ही कम हो गई। बहन के लिए उसका प्यार इतना गहरा था कि एलिजाबेथ की तारीफ उसे बिल्कुल स्वाभाविक लगी, लेकिन हैरानी की जगह जल्दी ही दूसरी भावनाएं आ गई। उसे अफसोस हुआ कि मिस्टर डार्सी ने अपने जज्बात इस तरह जाहिर किए जो उन्हें स्वीकार करवाने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थे। लेकिन उससे ज्यादा उसे इस बात का दुख हुआ कि एलिजाबेथ के इनकार से शायद उसे कितनी तकलीफ पहुंची होगी। उन्हें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए था, जेन ने कहा, और यह बात उसे जाहिर भी नहीं करनी चाहिए थी कि, लेकिन सोचो इससे उसकी निराशा कितनी बढ़ गई होगी। सच कहूं, एलिजाबेथ ने जवाब दिया, तो मुझे भी उसके लिए दिल से दुख है, लेकिन उसके अंदर और भी जज्बात हैं जो शायद जल्दी ही मेरे लिए उसकी फीलिंग्स को पीछे छोड़ देंगे। पर तुम तो मुझे मना करने के लिए ब्लेम तो नहीं कर रही ना? ब्लेम कर? नहीं, बिल्कुल नहीं, जेन ने कहा। एलिजाबेथ ने कहा, लेकिन विक्रम के बारे में जो मैंने बातें उससे कह दी उसके लिए तो जरूर कर रही होगी, क्यों? जेन ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुमने कुछ गलत कहा। इस पर एलिजाबेथ ने कहा, लेकिन तुम ऐसा तब तक ही सोचोगी जब तक मैं तुम्हें अगली सुबह की घटना नहीं बता देती। फिर एलिजाबेथ ने उसे वो चिट्ठी के बारे में बताया और जॉर्ज विक्रम से जुड़ी सारी बातें डिटेल्स में दोहराई। जेन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। वो तो चाहती थी कि दुनिया में इंसानों के अंदर इतना बुरा भी कुछ हो सकता है, ये कभी न मानना पड़े। डार्सी की सफाई सुनकर उसे अच्छा तो लगा, लेकिन यह खुलासा इतना तकलीफदेह था कि वो तसल्ली भी अधूरी लगने लगी। वो बार बार कोशिश करती रही कि कहीं से कुछ गलत फहमी साबित कर पाए और किसी एक को बरी कर दे, दूसरे को गलत ठहराए बिना। ऐसा नहीं चलेगा, एलिजाबेथ बोली। तुम दोनों को अच्छाई से भरने की कोशिश मत करो, कोई एक ही सही हो सकता है। दोनों में मिली जुली अच्छाई बस एक अच्छे इंसान के लिए ही काफी है, और फिलहाल वो सारा क्रेडिट मुझे डार्सी का लगता है। अब तुम चाहो तो चाहे जैसा मानो। जेन को मुस्कुराने में थोड़ा वक्त लगा। मुझे याद नहीं कि मैं आखिरी बार इतनी ज्यादा कब चौंकी थी, उसने कहा। विक्रम इतना घटिया निकलेगा ये तो लगभग असंभव सी बात है। और बेचारे मिस्टर डार्सी, सोचो तो सही, उन्हें कितना बुरा लगा होगा, ऐसा डिसअपॉइंटमेंट, और फिर तुम्हारा उनके बारे में इतना बुरा सोचना, ऊपर से उन्हें अपनी बहन की इतनी पर्सनल बात भी बतानी पड़ी। ये सब बहुत ज्यादा दुखद है। मुझे यकीन है कि तुम्हें भी ये सब महसूस हुआ होगा। अरे नहीं, तुम्हें इतना दुखी और रिग्रेटफुल देखकर मेरा तो दुख सब चला गया। मुझे पता है तुम उसका पूरा इंसाफ करोगी, और जितना ज्यादा तुम अफसोस करोगी उतना ही मैं हल्का महसूस करूंगी। तुम्हारे इमोशंस इतने ज्यादा हैं कि मुझे अपना संभालने की जरूरत ही नहीं लग रही। पुअर विक्रम, उसके चेहरे में तो एक मासूमियत थी, और उसकी बातों में वो ओपननेस और इतनी मासूमियत और सॉफ्टनेस थी। यही तो गड़बड़ हुई। जरूर इन दोनों लड़कों की परवरिश में कुछ न कुछ गड़बड़ थी। एक ने तो पूरी अच्छाई को जी लिया और दूसरे ने बस उसका ढोंग किया। अच्छा, सच सच बताऊं लिज्जी, अब मुझे मिस्टर डार्सी उतने रूड नहीं लगते जितना पहले तुम उन्हें बताती थी, एलिजाबेथ बोली। और मैं सोचती थी कि मैं बड़ी स्मार्ट बन रही हूं बिना किसी रीजन के डार्सी से नफरत करके। किसी को पसंद न करना कितना बड़ा क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी देता है। बिना सही बात कहे बस तंज कसते रहो, लेकिन किसी को बार बार मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी कुछ विट्टी भी निकल ही जाता है। खराब। लिज्जी,
जब तुमने पहली बार वो चिट्ठी पढ़ी होगी तब तुम आज जैसी नहीं रही होगी। अरे नहीं यार, बिल्कुल नहीं। मैं तो बहुत बेचैन थी, सच कहूं तो बहुत दुखी थी, और वो भी तब जब कोई था ही नहीं जिससे बात कर सकूं। न तुम थी न कोई और जिससे मैं अपने डर और शर्मिंदगी शेयर कर पाती। कितना जरूरी था उस वक्त तुम्हारा वहां होना। कितना दुर्भाग्य है ना कि तुमने डार्सी से विक्रम के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी, और फिर अब लगता है कि वो सब पूरी तरह गलत थी। एलिजाबेथ ने कहा, बिल्कुल, लेकिन जब इंसान खुद ही अपने अंदर पूर्वाग्रह पालने लगे तो फिर थोड़े कड़वे लहजे में बात करना तो नेचुरल ही है। अच्छा, अब एक और बात है जिस पर मैं तुमसे राय लेना चाहती हूँ। क्या हमें बाकी लोगों को भी विक्रम के असली किरदार के बारे में बता देना चाहिए? जैन थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मुझे नहीं लगता लिज्जी कि इसे पूरी तरह से एक्सपोज करना जरूरी है, पर तुम्हारी अपनी राय क्या है? मेरी भी यही राय है, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। और फिर मिस्टर डार्सी ने ये बातें सबके सामने लाने की इजाजत नहीं दी है, बल्कि जो कुछ भी उनकी बहन से जुड़ा है उसे तो उन्होंने बिल्कुल प्राइवेट रखने के लिए कहा था। और अगर मैं लोगों को विक्रम के बारे में सच्चाई बताने की कोशिश भी करूं तो मानेगा कौन? डार्सी को लेकर लोगों की जो नेगेटिव धारणा है वो इतनी ज्यादा है कि मेरिटन के आधे अच्छे लोग भी मर जाएंगे अगर उन्हें अचानक लगता है कि मिस्टर डार्सी एक्चुअली एक डिसेंट गाय है। मैं ये सब संभाल नहीं सकती, और वैसे भी विक्रम तो जल्द ही यहां से चला जाएगा, तो फिर किसी को क्या फर्क पड़ता है कि वो असल में कैसा है? कुछ समय बाद सबको खुद ही पता चल जाएगा, और तब हम लोगों की बेवकूफ़ी पर हंस सकते हैं कि उन्हें पहले क्यों नहीं समझ आया। अभी तो सच बताऊं तो मैं चुप ही रहूंगी, ठीक है ना जेन? तुम बिल्कुल सही कह रही हो लिज्जी। अगर उसकी गलतियां सबके सामने आ गई तो शायद उसका सब कुछ हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। हो सकता है अब उसे अपने किए का पछतावा हो और वो अपनी इमेज को फिर से ठीक करने की कोशिश कर रहा हो। हमें उसे इस मोड़ पर पूरी तरह टूटने नहीं देना चाहिए। इस बातचीत से एलिजाबेथ के मन की उथल पुथल थोड़ी शांत हुई। दो ऐसे राज जो 2 हफ्तों से उसके दिल पर बोझ बने हुए थे, वो अब उसने अपनी सबसे भरोसेमंद सुनने वाली जेन से शेयर कर लिए थे। अब जब भी वो फिर से इन बातों को लेकर बात करना चाहेगी, जेन उसके लिए तैयार रहेगी, उसे ये भरोसा था। लेकिन एक बात अब भी बाकी थी जो उसने उसे नहीं बताई, और समझदारी भी इसी में थी। मिस्टर डार्सी की चिट्ठी का वो दूसरा हिस्सा जिसमें जेन और मिस्टर बिंगले की बात थी, वो एलिजाबेथ ने जानबूझकर छुपा लिया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बहन को पता चले कि मिस्टर डार्सी के दोस्त ने जेन को कितनी सच्चाई से इंपॉर्टेंट माना था। यह ऐसी जानकारी थी जिसे वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी, जब तक कि दोनों पक्षों के बीच सब कुछ साफ और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ न हो जाए। तब तक एलिजाबेथ को इसका जिक्र करना भी ठीक नहीं लगता। और फिर उसने खुद से कहा, अगर वैसा कुछ असंभव सा घटित हो भी गया तो मैं भी तो सिर्फ उतना ही बता पाऊंगी ना जो बिंगले उससे कहेगा, और फिर वो अच्छे अंदाज में बता भी पाएगा। जब तक मुझे कहने की इजाजत नहीं मिलती तब तक इसका कोई मतलब नहीं बनता। अब जब वो घर में सेटल हो चुकी थी तो एलिजाबेथ ने जेन की हालत को और गहराई से ऑब्जर्व करना शुरू किया। जेन खुश नहीं थी। उसके दिल में अब भी मिस्टर बिंगले के लिए बहुत नर्म जगह थी। कभी किसी से प्यार न किए होने के कारण उसका यह पहला अटैचमेंट बेहद इंटेंस था, और उसके स्वभाव और मैच्योरिटी की वजह से यह किसी आम क्रश से कहीं ज्यादा गहरा और स्टडी लग रहा था। वो अब भी बिंगले की यादों को बहुत कीमती मानती थी, उसे हर दूसरे लड़के से बेहतर समझती थी। जेन के अंदर इतनी समझदारी थी और वो अपने घर वालों की फीलिंग्स को लेकर इतनी अलर्ट थी कि उसने अपने रिग्रेट को खुद ही काबू में रखा। लेकिन फिर भी वो दुख उसके स्वास्थ्य और शांति दोनों के लिए धीरे धीरे नुकसानदायक बनता जा रहा था। एक दिन मिसेस बेनेट ने एलिजाबेथ से पूछा, तो लिज्जी, अब तुम क्या सोचती हो इस जेन वाली पूरी मुश्किल के बारे में? मेरे हिसाब से तो मैं अब किसी से भी इस टॉपिक पर बात नहीं करने वाली। मैंने अपनी बहन मिसेस फिलिप्स को भी यही कहा है, लेकिन मैं आज तक पता नहीं कर पाई कि जेन को लंदन में बिंगले की कोई झलक भी मिली या नहीं। खैर, वो लड़का था ही ऐसा, बिल्कुल लायक नहीं था जेन के, और अब तो मुझे यह भी नहीं लगता कि उसके वापस नेदरफील्ड आने की कोई उम्मीद है। मैंने तो हर उस इंसान से पूछ लिया जिससे जानने की उम्मीद थी, किसी को कुछ भी नहीं पता। सच कहूं तो मां, मुझे भी यही लगता है कि वो दोबारा नेदरफील्ड में रहने नहीं आएगा।
एलिजाबेथ ने धीरे से कहा। मिसेस बेनेट से झट से जवाब दिया, तो ना आए, जैसे उसकी मर्जी, हमें क्या जरूरत है उसे बुलाने की। लेकिन मैं हमेशा कहूंगी कि उसने मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा किया, और अगर मैं जेन की जगह होती ना तो कभी बर्दाश्त न करती। खैर, अब तो मेरी बस एक ही तसल्ली है, मुझे पूरा यकीन है कि जेन दिल टूटने से मर जाएगी, तब उसे समझ आएगा कि उसने क्या खोया है। एलिजाबेथ को इस तरह की तसल्ली से कोई सुकून नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। थोड़ी देर बाद मिसेस बेनेट ने फिर से बात छेड़ी। अच्छा लिज्जी, वो कॉलिंस लोग तो बड़े आराम से रह रहे होंगे ना? हाँ, मैं तो यही उम्मीद करती हूं कि उनकी शांति बनी रहे। अच्छा, खाना वाना कैसा होता है वहां? शार्लोट तो अच्छी मैनेजर होगी ही, उसकी माँ जैसी अगर थोड़ी भी तेज निकली तो काफी बचत करने वाली होगी। और फिर मुझे तो लगता है उनके घर में फिजूल खर्ची नाम की चीज ही नहीं होगी। एलिजाबेथ ने सिर हिलाया और बोली, हाँ माँ, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ हाँ, सारी अक्लमंदी तो उसमें होगी ही, अपना खर्चा कभी इनकम से ज्यादा नहीं होने देगी, देख लेना। पैसे की तंगी उसके दरवाजे तक नहीं आएगी। अच्छा है, अच्छा है, जितनी समझदारी से चलाए उतना बढ़िया। और वैसे मुझे तो पूरा यकीन है कि वो लॉन्गबॉर्न की प्रॉपर्टी को लेकर भी बातें करते होंगे। जब तुम्हारे पापा नहीं रहेंगे तो उन्हीं के नाम तो होना है। मैं तो मानती हूं वो लोग तो अब भी उसे अपनी संपत्ति समझते होंगे। एलिजाबेथ का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ। पता नहीं मां, मेरे सामने तो कभी ऐसी बात नहीं हुई। मिसेस बेनेट ने कंधे उचका दिए। हाँ, वो तो होना ही था, मेरे सामने कौन ऐसा बोलता। लेकिन मैं मानती हूं कि आपस में तो जरूर इस बात पर चर्चा करते होंगे। खैर, अगर कोई ऐसे एस्टेट पर खुश हो सकता है जो असल में उनका है ही नहीं, तो ठीक है। मैं तो शर्म के मारे मर जाऊं कि कोई जमीन मुझे सिर्फ इसलिए मिले क्योंकि कानूनन वो मुझ तक पहुंची है, मेरे अपने दम पर नहीं। उनकी वापसी का पहला हफ्ता कब बीत गया ये पता ही नहीं चला। दूसरा हफ्ता शुरू हुआ और अब वो आखिरी वक्त था जब रेजिमेंट मेरिटन में थी। आसपास की तमाम लड़कियां एकदम उदास सी हो गई, हर तरफ मायूसी छा गई थी। सिर्फ यही दो बड़ी बेनेट बहनें ही थीं जो अब भी चैन से खा पी रही थीं, सो रही थीं और रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थीं। किट्टी और लीडिया उन्हें बार बार इस बेशर्मी के लिए ताने दे रही थी, क्योंकि खुद उनका गम हद से ज्यादा था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतने ठंडे दिल वाला कैसे हो सकता है। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे? वो कई बार दुख में चीख उठती। अरे तुम मुस्कुरा कैसे सकती हो लिज्जी? लीडिया ने गुस्से से पूछा। उनकी मां भी उनकी इस तकलीफ में पूरी तरह शामिल थी। उन्हें याद था कि 25 साल पहले जब कॉलोनल मिलर की रेजिमेंट गई थी तो उन्होंने खुद क्या झेला था। मुझे अच्छी तरह याद है बच्चों, उन्होंने कहा। मैं तो 2 दिन तक लगातार रोई थी, मुझे लगा था मेरा तो दिल ही टूट जाएगा। लीडिया ने तुरंत जोड़ा। मम्मी, मुझे तो पूरा यकीन है कि मेरा दिल तो जरूर टूट जाएगा। मिसेस बेनेट ने धीरे से कहा, काश ब्रिक्टन जाने का कोई रास्ता निकल आता। हाँ मम्मी, अगर किसी तरह ब्रिक्टन जाया जा सकता, लेकिन पापा तो ऐसे चिड़चिड़े हैं कि। किट्टी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। मिसेस बेनेट बोली, थोड़ी सी समंदर की हवा और स्नान तो मेरी सेहत एकदम ठीक कर देगा। अरे हमारी आंट फिलिप्स को पूरा यकीन है कि हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, किट्टी ने तुरंत कहा। ऐसी ही तरह तरह की सिसकियां और शिकायतें लॉन्गबॉर्न हाउस की दीवारों में गूंजती रहती थी। एलिजाबेथ ने कई बार उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश की, पर हर बार उसके अंदर शर्म का एहसास और गहरा होता गया। उसे एक बार फिर मिस्टर डार्सी की बातों की सच्चाई समझ आई और उसने कभी इतनी ईमानदारी से उनके हस्तक्षेप को माफ करने का मन नहीं बनाया था। लेकिन भैया, लीडिया की दुनिया की यह मायूसी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि उसे एक न्योता मिला मिसेस फॉस्टर का, जो रेजिमेंट के कॉलोनल की पत्नी थी। उन्होंने उसे ब्रिक्टन चलने का निमंत्रण दिया था। यह अनमोल दोस्त असल में बहुत ही कम उम्र की और हाल ही में शादीशुदा महिला थी। उनकी और लीडिया की जोड़ी सिर्फ 3 महीने पुरानी थी, लेकिन उनमें से 2 महीनों में ही दोनों एक दूसरे की सबसे करीबी बन चुकी थी, क्योंकि दोनों की मिजाज में गजब की समानता थी, हंसमुख और मजाकिया। लीडिया की उस पल की खुशी, मिसेस फॉस्टर के लिए उसकी दीवानगी, मिसेस बेनेट की खुशी और किट्टी की मायूसी, इन सबको शब्दों में बयां करना मुश्किल है।
अपनी बहन की भावनाओं की बिल्कुल परवाह किए बिना लीडिया पूरे घर में ऐसे घूम रही थी जैसे उसे पंख लग गए हों। सबको बधाई देने को कहती, जोर जोर से हंसती, बोलती, उससे भी ज्यादा उछल कूद करती जा रही थी। वहीं बेचारी किट्टी ड्राइंग रूम में बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी, उतने ही चिड़चिड़े लहजे में जितनी बेहुदा उसकी शिकायतें थी। मुझे समझ नहीं आता कि मिसेस फॉस्टर ने सिर्फ लीडिया को ही क्यों बुलाया। क्या क्या मैं उससे कम हूं? भले ही मैं उसकी पक्की दोस्त नहीं हूं, लेकिन मुझे भी तो उतना ही हक है, बल्कि उससे ज्यादा है। मैं 2 साल बड़ी हूं उससे। एलिजाबेथ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, जेन ने भी उसे चुप कराने की, पर कुछ असर नहीं हुआ। एलिजाबेथ खुद इस न्योते को लेकर बहुत अलग सोच रही थी। उसकी मां और लीडिया जितनी खुश थी, एलिजाबेथ उतनी ही बेचैन। उसे न्योता लीडिया के लिए किसी सामान्य समझदारी के मरने का डेथ वारंट लग रहा था। वो जानती थी कि अगर ये सब सामने आया तो लीडिया कितनी बेहुदा लगने लगेगी। फिर भी उसने अपने पापा को चुपचाप सलाह दी कि वो उसे ब्रिक्टन न भेजे। उसने उन्हें लीडिया के रोजमर्रा के बेतुके बर्ताव, मिसेस फॉस्टर जैसी हल्की सोच वाली महिला से दोस्ती के नुकसान और ब्रिक्टन में मिलने वाले ज्यादा टेम्पटेशंस की बात बताई, और यह भी कि वहां उसकी लापरवाहियां और बढ़ सकती हैं। मिस्टर बेनेट ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर बोले, देखो बेटा, तब तक लीडिया चैन से नहीं बैठेगी जब तक किसी पब्लिक जगह पर खुद को शर्मिंदा न कर ले, और फिर हमें भी कब इतनी सस्ती और आसान बदनामी मिलेगी। कम से कम इस बारे में हमारे लिए ज्यादा खर्चा या परेशानी नहीं होगी। एलिजाबेथ ने गुस्से में कहा, अरे पापा, अगर आप जान पाते कि इस वक्त भी उसके लापरवाह रवैये से हमारी कितनी बदनामी हो चुकी है और आगे कितनी और होगी, तो शायद आप ये सब बिल्कुल हल्के में न लेते। मिस्टर बेनेट ने थोड़ी हैरानी से दोहराया, अभी से? क्या उसने तुम्हारे कुछ चाहने वालों को भगा दिया क्या? बेचारी लिज़ी, परेशान मत हो बेटा। जो लड़के इतनी मामूली सी बेवकूफ़ियों को नहीं झेल सकते, वो तुम्हारे काबिल भी नहीं। लाओ जरा उन कमज़ोर दिलों की लिस्ट दिखाओ जिन्हें लीडिया ने दूर भगा दिया। एलिजाबेथ ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं पापा, ये कोई पर्सनल शिकायत नहीं है। मैं पूरी फैमिली के साथ की बात कर रही हूँ। हमारे घर की इज्जत, हमारा सम्मान, सब कुछ इस लड़की की बेहिसाब नादानी, जिद और बिना किसी रोक टोक के घूमने फिरने की आदत से प्रभावित होता है। माफ कीजिए, लेकिन मैं साफ साफ कहना चाहती हूँ, अगर आपने, मेरे प्यारे पापा, अभी भी उसे समझाना शुरू नहीं किया कि उसका आज का यह मस्ती भरा रवैया उसकी जिंदगी का मकसद नहीं है, तो फिर मैं सच बता रही हूँ कि देर हो जाएगी। फिर उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। सिर्फ 16 साल की उम्र में उस सबसे ज्यादा बेशर्मी से फ्लर्ट करने वाली लड़की बन जाएगी, और वो भी बिना किसी असली क्वालिटी के, सिर्फ थोड़ी बहुत खूबसूरती और जवानी के दम पर। उसके दिमाग की खालीपन और सोच की कमी उसे और भी ज्यादा मजाक का पात्र बना देगी। पापा, आप समझो। और फिर इसी खतरे में किट्टी भी फंस जाएगी। वो जहां लीडिया जाएगी, उसके पीछे पीछे वो भी जाएगी। दोनों ही बिल्कुल बेकार, लापरवाह और पूरी तरह अनकंट्रोल्ड। क्या पापा, आपको सच में लगता है कि जहां भी ये लोग जाएंगे, लोग इनका मजाक नहीं उड़ाएंगे और फिर बाकी बहनों पर इसका असर नहीं पड़ेगा क्या? मिस्टर बेनेट ने उसकी बातों में उसका पूरा दिल देखा। उसने प्यार से एलिजाबेथ का हाथ थामा और मुस्कुरा कर कहा, मेरी प्यारी लिज़ी, ज्यादा फिक्र मत करो। जहां तुम और जेन जाओगी, वहां तुम दोनों की इज्जत होगी, और ये तो और भी बेहतर लगेगा कि इतनी समझदार बेटियां कुछ बेवकूफ बहनों के साथ आई हैं। अगर हमने लीडिया को ब्रिक्टन नहीं भेजा तो यहाँ लॉन्गबॉर्न में एक दिन भी चैन नहीं मिलेगा। उसे जाने दो। कॉलोनल फॉस्टर समझदार इंसान है। वो किसी असली मुसीबत से अगर पड़ी तो उसे बचा लेंगे। और वैसे भी लीडिया इतनी गरीब है कि कोई उस पर शिकार करने की मेहनत नहीं करेगा। ब्रिक्टन में तो उसे कोई खास तवज्जो भी नहीं मिलेगी। वहाँ की औरतें ज़्यादा आकर्षक होंगी भाई। हमें तो बस यही उम्मीद करनी चाहिए कि वो कम से कम वहाँ जाकर अपनी औकात समझे। वैसे भी इससे ज़्यादा बिगड़ने के बाद हम उसे तो बस जिंदगी भर के लिए बंद कर देंगे। मिस्टर बेनेट के जवाब से एलिजाबेथ को मजबूरन संतुष्ट होना पड़ा, लेकिन उसके मन की राय अब भी वही थी। वो मायूस और निराश होकर वहां से उठी, लेकिन उसके स्वभाव में यह नहीं था कि किसी बात को लेकर ज्यादा देर तक परेशान रहे। उसने अपना फर्ज निभाया था, यह बात उसे संतोष देती थी, और ऐसे हालचाल जिनका कुछ किया ही नहीं जा सकता, उन्हें लेकर बार बार सोचकर अपना मानसिक चैन खो देना, यह उसकी आदतों में शामिल नहीं था।
अगर लीडिया और उसकी मां को उस बातचीत का जरा भी अंदाजा होता जो एलिजाबेथ और मिस्टर बेनेट के बीच हुई थी, तो शायद उनके गुस्से का ठिकाना न रहता। और फिर दोनों की मिलीजुली बकबक में गुस्सा कैसे निकलता, ये तो बस सोच ही लीजिए। लीडिया की कल्पनाओं में ब्रिघटन एक सपना था, एक ऐसी जगह जहां की हर चीज उसे धरती का सुख लगती थी। उसकी सोच में ब्रिघटन की सड़कों पर सिर्फ ऑफिसर्स ही ऑफिसर्स घूमते थे। वो खुद को उन दर्जनों अजनबी ऑफिसर्स की नजरों का केंद्र मान चुकी थी। उसके दिमाग में ब्रिघटन का कैंप एक शानदार नजारा था। कतारों में फैले टेंट्स, हर तरफ जोश और जवानी, और चारों ओर लाल रंग की चमक। और इन सब के बीच वो खुद को एक टेंट के नीचे बैठे हुए देखती, जहां वो कम से कम 6 ऑफिसर्स के साथ बैठकर एक साथ फ्लर्ट कर रही होती। अगर उसे पता होता कि उसकी अपनी बहन ही उसे इस जन्नत से दूर ले जाने की कोशिश कर रही थी, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती, ये सिर्फ उसकी मां समझ सकती थी, क्योंकि शायद वो भी ठीक वैसा ही महसूस करती। लीडिया का ब्रिघटन जाना ही एकमात्र तसल्ली थी जिसे मिसेस बेनेट अपने उस दुखद यकीन के मुकाबले रख पा रही थी कि मिस्टर बेनेट कभी खुद ब्रिघटन जाने का इरादा नहीं रखते। लेकिन उन्हें इस सब का अंदाजा नहीं था और उनकी खुशी बिना किसी रुकावट के चलती रही, बिल्कुल उसी दिन तक जब तक लीडिया घर से रवाना हो गई। अब एलिजाबेथ को मिस्टर विकहम से आखिरी बार मिलना था। उसके लौटने के बाद वो कई बार उसे देख चुकी थी, इसलिए वो जो हल्की सी बेचैनी पहले कभी महसूस होती थी अब पूरी तरह जा चुकी थी। पहले जो उसकी विनम्रता और मिठास एलिजाबेथ को बहुत भाती थी, अब वही उसे बनावटी लगती थी, एक जैसी उबाऊ और नकली। और अब विकहम के वर्तमान बर्ताव में उसे और भी चिढ़ महसूस हो रही थी, क्योंकि वो फिर से वही पुराना चार्म दिखाने लगा था जो कि उसने पहली बार मिलने पर दिखाया था। लेकिन अब जो सब कुछ बीच में घट चुका था, उसके बाद विकहम का ऐसा बर्ताव एलिजाबेथ को न सिर्फ निराश करता था बल्कि गुस्सा भी दिलाता था। उसे अब विकहम के लिए किसी भी तरह की परवाह नहीं बची थी। उल्टा उसे बुरा लग रहा था कि उसने एलिजाबेथ को फिर से उसी बेकार और हल्के फुल्के फ्लर्टेशन का टारगेट समझा। एलिजाबेथ ने उसके इरादे को सख्ती से रोका, लेकिन उसके मन में यह बात जरूर चुभी कि विकहम को यह लग रहा था कि चाहे जितना वक्त बीत जाए या जो कुछ भी हो जाए, वो अगर फिर से एलिजाबेथ पर ध्यान देना शुरू करे तो वो खुद को खास समझेगी और दोबारा उसकी तरफ खिंच जाएगी। रेजिमेंट के मेरिटन में रुकने का जो आखिरी दिन था, उसी दिन विकहम बाकी ऑफिसर्स के साथ लॉन्गबर्न में डिनर पर आया। एलिजाबेथ का मूड ऐसा नहीं था कि वो उससे किसी भी अच्छे मूड में विदा लेती। जब विकहम ने कैजुअली उससे पूछा कि हंसफोर्ड में उसका वक्त कैसा बीता, तो एलिजाबेथ ने जानबूझकर बताया कि कॉलोनल फिट्जविलियम और मिस्टर डार्सी दोनों रोजिंग्स में 3 हफ्ते साथ थे। फिर उसने उससे पूछा, क्या तुम कॉलोनल फिट्जविलियम को जानते हो? विकहम थोड़ी देर को तो चौंका, फिर उसका चेहरा बिगड़ा और फिर जैसे किसी डर का एहसास हुआ, लेकिन बस एक पल में ही उसने खुद को संभाल लिया, मुस्कुराया और कहा कि हाँ, पहले अक्सर मिल चुके हैं। फिर उसने कैजुअली कहा, वो तो बहुत ही जेंटलमैन है, तुम्हें कैसे लगे? एलिजाबेथ ने गर्मजोशी से उनकी तारीफ की। विकहम ने थोड़ी देर बाद कहा, एक टालने वाले अंदाज में पूछा, तुमने कहा कि वो 3 हफ्ते रोजिंग्स में थे? हाँ, करीब 3 हफ्ते। और तुम उनसे अक्सर मिलती थी? लगभग हर दिन। उनके मैनर्स तो डार्सी से बहुत अलग होंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत अलग। लेकिन मुझे लगता है कि डार्सी का स्वभाव भी धीरे धीरे बेहतर लगता है जब उन्हें आप जानने लगते हैं। सच में? विकहम ने कहा, एक ऐसे लुक के साथ जो एलिजाबेथ की नजर से छिपा नहीं। अच्छा, और बताओ। वो कुछ पूछने ही वाला था, फिर खुद को रोकते हुए हल्के अंदाज में बोला, क्या उनका बात करने का तरीका सुधरा है? क्या अब थोड़ा तो शिष्टाचार सीख लिया उन्होंने? क्योंकि मैं तो ये उम्मीद नहीं करता। अब उसकी आवाज थोड़ी धीमी और गंभीर हो गई कि उनकी बुनियादी सोच में कोई बदलाव आया होगा। एलिजाबेथ ने मुस्कुरा कर कहा, हो नहीं, जहां तक मूल स्वभाव की बात है उसमें तो कोई बदलाव नहीं लगता। एलिजाबेथ के इन शब्दों पर विकहम का चेहरा जैसे असमंजस में पड़ गया। वो तय नहीं कर पा रहा था कि खुश हो या चिंता करे। एलिजाबेथ के चेहरे के भाव कुछ ऐसे थे कि विकहम ने ध्यान से सुनते हुए थोड़ी बेचैनी से पूछा। एलिजाबेथ ने कहा, जब मैंने कहा कि डार्सी बेहतर लगने लगे हैं तो
मेरा मतलब ये नहीं था कि उनका स्वभाव या आदतें सुधर गई हैं, बल्कि मैं तो ये कह रही थी कि जब उन्हें बेहतर तरीके से जाना तो उनके स्वभाव को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाई। अब विक्रम की बेचैनी और ज्यादा साफ दिखने लगी। चेहरा थोड़ा लाल हुआ, आंखों में हलचल। कुछ पल वो चुप रहा, फिर झिझक मिटाकर बड़े मुलायम लहजे में बोला, तुम तो जानती हो कि मैं मिस्टर डार्सी के बारे में क्या महसूस करता हूं। तो ये सुनकर तो मुझे बड़ा सुकून मिला कि कम से कम उन्होंने सही इंसान दिखने की कोशिश तो की। उनकी जो घमंड है वो शायद दूसरों के लिए ही सही हो जाए, क्योंकि वही उन्हें कुछ ऐसी बुरे बर्ताव से रोक सकती है जिनका शिकार मैं बन चुका हूं। मुझे बस डर है कि जो तुमने अभी सजगता की बात की वो शायद सिर्फ उनकी मौसी के सामने का दिखावा हो, जिनकी राय से वो बहुत डरते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि वो मिस डिबर्ग से शादी को लेकर बहुत सीरियस हैं और उसी वजह से शायद ऐसा बर्ताव करते हो। एलिजाबेथ इस बात पर मुस्कुरा दी, लेकिन उसने बस सिर हिलाकर जवाब दिया। उसे समझ आ गया कि विक्रम फिर वही पुरानी कहानी दोहराना चाहता है, लेकिन एलिजाबेथ का बिल्कुल भी मूड नहीं था उसे झेलने का। शाम का बाकी हिस्सा वैसे तो सामान्य और हंसमुख दिखावे के साथ बीता, लेकिन विक्रम ने फिर कोई कोशिश नहीं की एलिजाबेथ को अलग से अटेंशन देने की। और जब वो दोनों आखिरकार विदा हुए तो उस विदाई में बस शिष्टाचार बचा था, और शायद दोनों की तरफ से ये उम्मीद भी कि दोबारा कभी मिलना ना हो। डिनर पार्टी खत्म होने के बाद लीडिया मिसेस फॉस्टर के साथ वापस मेरिटन चली गई, जहां से उसे अगली सुबह ब्रिगटन के लिए निकलना था। परिवार से यह विदाई इमोशनल कम और शोरगुल ज्यादा थी। किट्टी अकेली थी जिसने वाकई रोया, लेकिन वो भी दुख से नहीं, जलन से। मिसेस बेनेट तो पूरी जोश में थी। ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेरों सलाहें कि वो ब्रिगटन में जाकर एंजॉय करे। और सच कहें तो ऐसा लग रहा था कि नसीहतों का पालन जरूर होगा। लीडिया खुद ही इतना ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर अलविदा कह रही थी कि उसके बहनों की शांत विदाई कोई सुन ही नहीं पाया। अब आगे की कहानी जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा अगले भाग का। और यदि आप इंतजार नहीं करना चाहते तो जुड़िए हमारे मेंबरशिप प्लान से, जो कि 3 चाय की ग्लास से भी ज्यादा सस्ती है। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां, और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।